सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गजनी से भारत की ओर रवाना हुआ। अपनी इस विशाल सेना के साथ वह सबसे पहले लाहौर में जाकर रुका और कई दिनों तक वहां विश्राम करने के बाद वह भटिंडा की तरफ चला। वहां पहुंचकर उसने वहां के किले को घेर लिया। भटिंडा के किले में 4000 राजपूत सैनिक थे और उनका सरदार चंड पुंडरीर एक शूरवीर राजपूत योद्धा था। राजपूत सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। चंडपुंडीर साहसी शूरवीर था। उसने 3 महीने तक तुर्क सेना के साथ भयानक युद्ध किया और किले पर अपना कब्जा कायम रखा। लेकिन इतने दिनों के युद्ध में उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए और उसके साथ सैनिकों की संख्या इतनी कम रह गई जिसके बल पर उस अपार मुस्लिम सेना के साथ युद्ध नहीं किया जा सकता था। फिर भी वह कई दिनों तक युद्ध करता रहा और जब उसके साथ केवल 500 सैनिक राजपूत रह गए तो वह मौका पाकर अपने सैनिकों के साथ निकल गया और दिल्ली की तरफ चला गया। भटिंडा के किले पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण का समाचार जब दिल्ली पहुंचा तो पृथ्वीराज ने युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। दिल्ली में राजपूत सेना की तैयारी शुरू हो चुकी थी और 30,000 शूरवीर सवारों की सेना को लेकर पृथ्वीराज चौहान भटिंडा की तरफ रवाना हुआ। चंडपुंडीर को रास्ते में आती हुई दिल्ली की सेना मिली और वह भी उसी में शामिल होकर भटिंडे के किले की तरफ लौट गया। भटिंडा में मोहम्मद गौरी को खबर मिली कि युद्ध के लिए दिल्ली से अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान आ रहे हैं, तो भटिंडा में एक छोटी सी सेना छोड़कर वह आगे की ओर बढ़ा। दोनों ओर की शक्तिशाली सेनाएं थानेश्वर के पास पहुंच गई और सरस्वती नदी के किनारे तारावड़ी नामक ग्राम के पास एक बड़े मैदान, जिसे तराइन का मैदान भी कहा जाता है, में दोनों ओर की सेनाओं का सामना हुआ। मोहम्मद गौरी की आज्ञा पाते ही तुर्क सेना ने राजपूत सेना पर आक्रमण किया और दिल्ली के वीर राजपूतों ने उसका जवाब दिया। दोनों ओर से तराइन का प्रथम युद्ध की शुरुआत हो गई। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज की शक्ति से अनभिज्ञ न था। उसने बड़ी सावधानी के साथ भारतीय सेना पर आक्रमण करने की आज्ञा दी और राजपूतों की शक्तियों के समझने का प्रयास किया। उसके साथ अनेक मुस्लिम देशों के कट्टर लड़ाकू मुसलमान थे, जिनकी ताकतों पर गौरी बहुत गर्व करता था। युद्ध आरंभ होने के साथ उसने अपने बहादुर सिपाहियों और सेनापतियों से कहा, ए बहादुर तुर्की सिपाहियों, हिंदुस्तान का यह पहला मोर्चा है। इसकी फतहयाबी के बाद तुम्हारा रास्ता साफ हो जाता है। लड़ाई के मैदान में आए हुए दुश्मन के सिपाहियों को तुम्हारी बहादुरी का पता नहीं है। आज इस जंग से ही उनको मालूम हो जाएगा कि तुर्की सिपाही लड़ाई में कितने होशियार और बहादुर हैं। मोहम्मद गौरी की इस खूंखार मुस्लिम सेना के साथ युद्ध करने के लिए दिल्ली से जो राजपूत सेना आई थी, उसमें सैनिकों की संख्या मुस्लिम सेना के मुकाबले में कम थी, लेकिन उसका एक एक वीर राजपूत सिपाही साहसी था। पृथ्वीराज चौहान स्वयं अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे। उसका शक्तिशाली सेनापति चामुंडराय एक प्रबल हाथी पर बैठा हुआ अपनी सेना के मध्य में दिखाई दे रहा था। गोविंदराय गहलोत, कानड़देव, धीरपुंडीर जैसे कितने ही पराक्रमी राजपूत सरदार तराइन के युद्ध क्षेत्र में बिजली के समान अपने घोड़ों को दौड़ा रहे थे। राजपूतों के साथ हाथियों की एक बड़ी सेना थी, जिसका युद्ध संचालन कानड़देव चौहान कर रहे थे। तुर्क सेना के आक्रमण करते ही राजपूत सेना आगे बढ़ी और उसने मार शुरू कर दी। तुर्की सेना का नेतृत्व सेनापति अली किरमानी कर रहा था। दोनों ओर से भयानक युद्ध होने लगा। गौरी की तुर्क सेना ने जोर लगाकर कई बार आगे बढ़ने और राजपूतों को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह आगे बढ़ न सकी। दोनों ओर से तलवारों की भयानक मार हो रही थी और जख्मी होकर जो सिपाही जमीन पर गिरते थे
उनकी तरफ आंख उठाकर कोई देखने वाला ना था। कुछ ही समय के बाद तराइन की युद्ध भूमि रक्त से नहा उठी और बरसाती पानी की तरह रक्त बहता हुआ दिखाई देने लगा। लगातार युद्ध भीषण होता जा रहा था कि सेनापति अली किरमानी ने ललकार कर अपने सवारों को आगे बढ़ने और मैदान को फतह करने का हुक्म दिया। उसकी आवाज़ को सुनकर तुर्क सवार आगे बढ़े, लेकिन उसी समय राजपूत सेना ढकेलकर उन्हें बहुत दूर पीछे की तरफ ले गई। इसी मौके पर मुस्लिम सेना के बहुत से आदमी मारे गए और तुर्क सवारों के हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। यह देखकर अली किरमानी अपनी सेना को लेकर मैदान से पीछे हट गया। युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया। मोहम्मद गौरी तुर्क सेना की हार से बहुत क्रोधित हुआ। सेनापति अली किरमानी ने बताया कि आज की इस लड़ाई में तुर्क सैनिक जो मारे गए हैं उनकी संख्या 10,000 से कम नहीं है। अगर लड़ाई का यही तरीका चलता रहा तो हमें अपनी फतेहयाबी मुश्किल मालूम होती है। अली किरमानी की बातों को मोहम्मद गौरी ने सुना। उसे अली किरमानी कुछ नाउम्मीद मालूम हो रहा था। उसने क्रोध में आकर कहा, मैं तुर्कों के मुकाबले में राजपूतों को बहादुर नहीं समझता। कल सुबह होते ही जो जंग शुरू होगी उसमें वीर तुर्की अपनी तलवारों की मार से एक भी राजपूत को बाकी ना रखेंगे और जंग का फैसला कल ही हो जाएगा। कल का दिन इस्लाम के झंडे की फतेहयाबी का दिन है। रात को तुर्क सेना ने विश्राम किया और दूसरे दिन प्रातःकाल तैयार होकर यह तराइन के मैदान में युद्ध के लिए पहुंच गई। अपनी सेना को लेकर पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ा और मुस्लिम सेना के सामने पहुंच गया। मोहम्मद गौरी की संपूर्ण सेना आज युद्ध के मैदान में आ गई थी और उस विशाल तुर्क सेना ने राजपूत सेना को सामने देखते ही प्रबल आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान की चतुरंगिणी सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। मुस्लिम सेना के आक्रमण करते ही अपनी सेना को पृथ्वीराज चौहान ने आज्ञा दी और मार शुरू करी। तुर्क सवार आज काफ़ी जोश में थे और युद्ध आरंभ होते ही उन्होंने बहुत जोर की मार की। आज के युद्ध में तुर्क सेना की संख्या बहुत अधिक थी और वे अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहे थे। कई घंटे के युद्ध में तुर्क सवार अनेक बार आगे बढ़े और राजपूत सेना को वो पीछे हटा ले गए। प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक मुस्लिम सेना का प्राबल्य रहा। 2 बार ऐसा मालूम हुआ कि तुर्की सेना की फतेहयाबी में देर नहीं है। लगातार भीषण मार के कारण मुस्लिम सेना थक गई और जिस तेजी में वह लड़ाई कर रही थी उसमें कमी आ गई। दोपहर तक राजपूत सेना के अधिक आदमी मारे गए। इसके बाद युद्ध की परिस्थिति बदलने लगी। तुर्क सवार मार करने में जितने ही थकते हुए मालूम होते थे, राजपूत सैनिक उतने ही प्रबल होते जाते थे। मुस्लिम सेना की कमजोरी देखकर राजपूत आगे बढ़ने लगे। यह देखकर मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को संभाला और जोशीले शब्दों के साथ उसने आगे बढ़कर लड़ने की आज्ञा दी। लेकिन अब उसकी ललकारों का मुस्लिम सेना पर कोई प्रभाव न पड़ा। राजपूत मार करते हुए बराबर आगे बढ़ रहे थे। घायल सैनिकों की लाशों से युद्ध क्षेत्र की जमीन पटी पड़ी थी और लाशों के ढेर पर ढेर लगे जा रहे थे। उनके नीचे से रक्त के नाले बह रहे थे। तुर्क सेना को कमज़ोर पड़ते हुए देखकर मोहम्मद गौरी अपनी सेना में आगे बढ़ा और अपने सवारों को राजपूतों पर जोरदार हमला करने के लिए ललकारा। उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने अपना हाथी आगे बढ़ाया और उसके आगे बढ़ते ही राजपूत सेना आंधी की तरह मुस्लिम सेना पर टूट पड़ी। भयानक तलवारों की मार से तुर्क सेना बहुत दूर पीछे हट गई। राजपूत सेना ने मोहम्मद गौरी को घेर कर मारने की कोशिश की, लेकिन उसके सेनापति अली किरमानी ने देखा कि गौरी को राजपूत सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। वह तुरंत अपने तुर्क सवारों को आगे बढ़ाकर मोहम्मद गौरी के पास पहुंच गया। राजपूत सैनिक और सरदार मोहम्मद गौरी को खत्म करने में लगे थे। गौरी के साथ कुछ तुर्क सवार रह गए थे जो गौरी की रक्षा कर रहे थे। फिर भी राजपूतों की तलवारों के
बहुत से आघात मोहम्मद गौरी के शरीर पर हो गए, जिनसे वह कमज़ोर पड़ गया। अली किरमानी के साथ तुर्क सवारों ने आकर अगर मोहम्मद गौरी को घेर कर बचाया ना होता तो मोहम्मद गौरी के जख्मी होकर गिरने में देर ना थी। सेनापति अली किरमानी ने आते ही बड़ी तेजी के साथ मोहम्मद गौरी की रक्षा की और उसको जमीन पर गिरने से बचा लिया। राजपूत सैनिक अब भी गौरी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शक्ति उसी ओर लगा दी थी। इस समय का संपूर्ण युद्ध मोहम्मद गौरी पर केंद्रित हो गया था। राजपूत सैनिक और सरदार मोहम्मद गौरी को काटकर टुकड़े टुकड़े कर डालना चाहते थे और संपूर्ण मुस्लिम सेना मोहम्मद गौरी के प्राणों को बचाने के लिए भयानक मारकाट कर रही थी। इस समय युद्ध की परिस्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी। दोनों ओर की सेनाएं इतने जोर शोर के साथ तलवारों की मार कर रही थी कि उस समय चलती हुई तलवारों की तेजी में किसी को कुछ सूझ न पड़ता था। राजपूत सेनापतियों और सरदारों ने अपनी शक्ति मोहम्मद गौरी को ख़त्म करने में लगा दी और समस्त मुस्लिम सेना किसी प्रकार गौरी को बचाने में लगी थी। इसी समय पृथ्वीराज चौहान का हाथी तेजी के साथ मोहम्मद गौरी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। राजपूतों ने और भी जोर की मार शुरू कर दी। इसके बाद 1 घंटे तक जो भीषण युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी की हालत बहुत ख़राब हो गई। उसको संभालना अब मुस्लिम सेना को मुश्किल मालूम होने लगा। इस भयानक अवस्था में सेनापति अली किरमानी किसी प्रकार युद्ध से मोहम्मद गौरी को अपने साथ लेकर भागा। पृथ्वीराज ने राजपूत सेना को पीछा करने की आज्ञा दी। इसी समय बची हुई संपूर्ण मुस्लिम सेना ने भी अपने साथ मोहम्मद गौरी को लिए हुए तेजी के साथ भागना शुरू कर दिया और रास्ता छोड़कर भागती हुई वह 40 मील निकल गई। तुर्क सेना के दूर निकल जाने के बाद राजपूत सेना सीधे भटिंडे की तरफ लौट आई और किले में जाकर कब्जा कर लिया। 40 मील तक लगातार भागकर मुस्लिम सेना ने एक सुनसान जंगली मैदान में विश्राम किया और सवेरा होते ही वह फिर आगे की ओर बढ़ी। भारत की सीमा को पार कर वह आगे निकल गई और लगातार चलकर मुस्लिम सेना फिरोज को पहुंच गई। मोहम्मद गौरी भयानक रूप से जख्मी हो चुका था। 6 महीने तक लगातार चिकित्सा होने पर मोहम्मद गौरी की हालत संभल सकी। इस तरह तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी की हार हुई। तराइन का प्रथम युद्ध जीतकर पृथ्वीराज चौहान की चारों ओर प्रशंसा हुई। तराइन का प्रथम युद्ध इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान की विजय का ऐतिहासिक पल था। तो हर हर महादेव दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।